बहू अनामिका मंदिर के पास ही एक नारियल का दुकान लगाई थी और वहाँ पे वो नारियल बेचा करती थी और जो पैसे कमाती थी उन्हीं पैसों से वो अपना परिवार का देखभाल करती थी। पति रमेश और ससुर जी प्रसाद नौकरी के लिए भटक रहे थे। बस इतनी सी आशा थी कि आज नौकरी नहीं मिलेगी तो कल जरूर मिल जाएगी। यही आशा लेकर वो अपने हाथों में सर्टिफिकेट्स और फाइल्स लेकर ऑफिस ऑफिस बस घूम रहे थे। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि जहाँ भी जा रहे थे कहीं भी नौकरी ही नहीं थी। उस दिन भी अनामिका अपना नारियल का दुकान खोलती है और जितना बन पड़े वो उतना ज्यादा नारियल बेचती है। फिर जब अंधेरा उतर आया तो वो दुकान बंद करके घर लौटने लगी। दरवाजे के सामने में शारदा बड़े गुस्से में खड़ी थी और अंदर आने से रोक दी। क्या हुआ सासू माँ, आप कुत्ते की तरह ऐसे गुर्रा क्यों रही हैं और इतनी गंभीर क्यों है? अरे लड़की, कुत्ता किसे बोला तुमने? अपने जुबान पे लगाम लगाओ, तभी इस घर में मेरी बहू बन के रह सकती हो, नहीं तो जाके उस नारियल बेचने वाली बन के रहो। वही नारियल से हमारा पेट पल रहा है, ये बात मत भूलिएगा माँ जी। अनामिका की ये बात सुनने के बाद शारदा कहने लगती है, रह नहीं दो, हमें मुफ्त में नारियल मंदिर से मिल जाएंगे। मुझे तुम्हारे वो नारियल खाने का कोई शौक नहीं है, मैं मरी नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सासू, इस घर की मुखिया, और तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? अरे सासू माँ, आप तो नीम की बीज की तरह है, मैं आपको कुत्ता क्यों कहूँ? मैंने तो बस तुलना की थी कि कुत्ते की तरह। तुमने कुत्ते के साथ क्यों किया? तुम बिल्ली, मच्छर, ची ची ची, तुम शेर के साथ क्यों नहीं की? जब वो गुस्से से कह रही थी, अनामिका मुस्कुरा देती है। सासू माँ का गुस्सा और बढ़ जाता, चिल्लाने लगती है। अनामिका और हंसती है। फिर वो किचन की तरफ चली जाती है, पर अचानक से हंसी रोक के वो आश्चर्य होके सासू माँ से पूछती है, माँ जी, क्या मैं नारियल से नारियल का लड्डू बनाऊं? ये सुनकर शारदा खुद को संभालती है और फिर कहती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये नारियल का टॉपिक बंद करो। नारियल फोड़ने के लिए पंडित को एक तुम नारियल दे दो। पंडित उस नारियल को मंदिर में फोड़ के लाके तुम्हें सारा दे देगा। फिर तुम उस नारियल से जो प्रयोग करना चाहती हो करके हमें दिखाओ। तुम और तुम्हारे नारियल को कोटि कोटि नमन। इस तरह से कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका मुस्कुराती है और किचन की तरफ फिर चली जाती है। अगले दिन सासू माँ डाइनिंग टेबल पे बैठती है खाना खाने के लिए, पर डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ था। इस वजह से वो गुस्से में आकर अनामिका को जो मुंह में आता है वो सुना देती है। तब तक इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे बाप बेटा भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। अरे शारदा, बहू के 4 हाथ है क्या, ये बताओ पहले। बेचारी जब से उठती है काम में ही लगी रहती है। तुम कम से कम जाके पकाया हुआ खाना तो यहाँ ला के रख सकती हो ना। फिर तुम्हारी बहू क्या करेगी? मेरा लाया हुआ खाना यहाँ पे बैठ के खाएगी। तब तक बहू अनामिका टिफिन डब्बा लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुँच जाती है। वो इडली बनाई थी और उसके साथ था नारियल की चटनी। देखते ही शारदा ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। बहू, ये जो कर रही हो तुम क्या ठीक कर रही हो? मानती हूँ तुम नारियल बेच के ही पैसे कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज नारियल की चटनी ही बनाओ। क्या बात है शारदा, तुम्हारी आवाज में वो रुतबा नहीं दिख रहा है। आप तो चुप ही रहिए, इससे ज्यादा बोलने गई ना कहीं नारियल का ही नाश्ता न बना दे। शारदा ने जब इस तरह से कहा, उसकी बातें सुन के अनामिका खुश हो गई। अरे सासू माँ, ये तरकीब तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, आपने अच्छी तरकीब दी है। कल से मैं यही पका के आप लोगों को खिलाया करूँगी। अनामिका की ये बात सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आया। शरीर कैसा है तुम्हारा? ठंडा है माँ जी। अच्छे से ठंडा हो जाएगा और अच्छे से ठंडा होगा जब मैं एक छलनी को गर्म करके ले आऊंगी, तब जाके बर्फ का एहसास होगा। अरे सासू माँ, उतनी ठंडक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद हंस पड़े। अब ये देखकर शारदा और गुस्से से तिलमिला जाती है। अनामिका, नारियल चटनी जरा देना, आज नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ बहू, आज चटनी स्वादिष्ट हुई है। एक बार तुम नारियल से सब्जी भी बनाने की कोशिश करना। बस सासू माँ की मंजूरी की देरी है पिताजी। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम नारियल से सब कुछ बनाओ, कहकर शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये देखकर प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर के बाद प्रसाद और रमेश इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। फिर अनामिका सासू माँ जो हॉल में सो रही थी उनके पास जाती है। माँ जी, मैं नारियल बेचने के लिए दुकान जा रही हूँ। अनामिका ने जब ऐसा कहा तो शारदा मनी मन सोचने लगती है। मैंने तो तुम्हें देख लिया बहू, अब तुम देखो मैं कैसी चीज हूँ।
मनी मन सोचती है। फिर बहू को सुनाते हुए वो कहने लगती है, पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, थोड़ी देर पैर दबा दोगी बहू? सुनने के अलावा अनामिका के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो पैर दबाने लग जाती है। शारदा को अच्छा लगा तो वो वहीं पे सो गई। अनामिका नारियल का लड्डू बनाती है और आंख खोलते ही सासू माँ वो देखे, इसीलिए वो टेबल के ऊपर ही रख के चली जाती है। फिर वो नारियल के दुकान में नारियल बेचती है। 5-6 घंटे के बाद अंधेरा उतर आता है। फिर वो घर लौट आती है। इधर हॉल में प्रसाद, शारदा और रमेश बैठे हुए थे और बड़े परेशान हो रहे थे। अनामिका उन्हें देखते ही समझ गई कि उन्हें नौकरी नहीं मिली। उन्हें समझाते हुए वो कहती है, परेशान मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लोगों को जरूर नौकरी मिलेगी। वो समझाती है। तब तक रात के 9 बज गए थे। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन से ही 5 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। नारियल बेचने के लिए अनामिका जा ही नहीं पाती। छठे दिन थोड़ा सूरज निकलता है तो अनामिका जाके नारियल का दुकान खोलती है। दुकान के अंदर पानी घुस गया था, जिस वजह से कुछ नारियल खराब हो गए थे। देख के अनामिका रोने लगती है। वो अच्छे नारियल को रखती है बेचने के लिए। अब मौसम ही ऐसा था कि कोई भी नारियल पानी पीने के लिए आ नहीं रहा था। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई। फिर सोचने लगी कि उसे कुछ इससे हटके करना होगा। जब वो घर जा ही रही थी, बीच रास्ते में उसे एक आदमी मैगी बेचते हुए दिखता है। ये देखते ही अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन से ही अनामिका नारियल पानी में मैगी बनाती है और नारियल में रख के बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म नारियल मैगी, नारियल पानी में पका गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी। इस तरह से अनामिका बुलाने लगी। उसकी बातें सुन के सभी लोग बड़े उत्साहित होके अनामिका के ठेले के पास आने लगे। अनामिका का ये व्यापार आसमान छू लिया। नारियल पानी में पका स्वादिष्ट मैगी खाने के लिए हर दिन लोग अनामिका के दुकान में भीड़ लगाने लगे। इस तरह अनामिका का नारियल पानी मैगी व्यापार आसमान छू लिया और वो अच्छे पैसे कमाने लगी और उन पैसों से वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल भी करने लगी। विक्रमपुरी कॉलोनी में शारदा प्रसाद की जोड़ी एक घर में रहते थे। एक दिन बाप बेटा प्रसाद और रमेश सोफे पे बैठे हुए थे और सास बहू शारदा और अनामिका का बेडरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही बहुत चिड़चिड़े हो गए। उफ, ये सास बहू भी ना बस तैयार होने में भी कितना वक्त लेते हैं, समझ में नहीं आता। अब क्या हो गया, अभी तक तो नहीं आए? पिताजी, हमने क्या क्या नहीं सोचा था 8 बजे तक हम सब निकल जाएंगे। अगर प्लान बना के प्लान की तरह चल ले तो इन्हें महिला कौन कहेगा? एक तो महिला, ऊपर से सास बहू, उससे भी ज्यादा ये दोनों सगी माँ बेटी के तरह है। बिंदी से लेकर नेल पॉलिश तक इनका सब कुछ एकदम मैचिंग होना चाहिए। पिताजी, अब 9 बज रहे हैं और 1 घंटा हो जाएगा तो 10 बज जाएगा। फिर पिकनिक में जाने की जरूरत नहीं, सिनेमा जाएंगे और रेस्टोरेंट में डिनर करके फिर लौट आएंगे। सास बहू जब आ जाए तब ये सब कहना, मुझे कहकर क्या फायदा। ओहो पिताजी, अब माँ से इतना क्यों डरते हैं? तुम बहू से जिस वजह से डरते हो, मैं भी उसी लिए डरता हूँ। उनकी बात सुन के रमेश चुप हो जाता है। तब तक रमेश का बेटा हरी और बेटी भाव्या, दोनों भाई बहन, अपने पिता और दादाजी के पास आ जाते हैं। बेटा हरी, तुम्हारी दादी क्या कर रही है? अब तक तो वो हमें तैयार कर रही थी, अब वो खुद तैयार होने गई है। अब तक तुम लोग तैयार हो रहे थे? हम तैयार नहीं हो रहे थे दादाजी, दादी भाई को तैयार कर रही थी और माँ मुझे तैयार कर रही थी। अब दादी और माँ खुद तैयार होने गई है। उनकी बातें सुनकर प्रसाद कुछ नहीं कह पाते हैं और सीधा अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। रमेश को भी समझ नहीं आता है वो क्या कहेगा। क्या हुआ पिताजी, भव्या की बात सुनकर आप सर क्यों पकड़ लिए? अभी तैयार होने गए हैं, मतलब 1 घंटा और लगेगा। पता नहीं पिकनिक जा पाएंगे या नहीं। फिर आप एक काम करो दादाजी। कैसा काम बेटा? तब तक आप और पिताजी डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के दादी और माँ का आने का इंतजार कीजिए और मैं और बहन सोफे पे बैठ के टीवी देख लेते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के प्रसाद जवाब ना देते हुए सीधा अपने बेडरूम में चले जाते हैं। रमेश बाहर अपनी कार के पास आ जाता है और सास बहू ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है। अरे बहू, जो साड़ी मैं पहनने जा रही थी उसका मैचिंग ब्लाउज नहीं है, मुझे दूसरी साड़ी पहननी होगी। अरे सासू माँ,
वहाँ हॉल में बाप बेटा बैठ के हमारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चाहे तुम कुछ भी कहो बहू, ये साड़ी तो मैं बदलूंगी। ठीक है, आप जाके बदल के आइए, मैं तब तक सारे खाने के सामान बांध लेती हूँ। ऐसा कह के जब अनामिका किचन की तरफ जाने ही वाली थी, तभी देखती है कि उसके पति डाइनिंग टेबल के पास इंतजार कर रहे हैं। ये क्या अनामिका, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? मैं तैयार हो गई हूँ जी, सासू माँ आ रही है। मैं खाने का सामान सब बांध लेती हूँ, आप बच्चों को लेकर कार की तरफ जाइए। ऐसा कह के अनामिका जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। आधे घंटे के बाद 2 बड़े बड़े डब्बे में खाने का सामान भर के ले आती है। तब तक सासू माँ भी तैयार होके हॉल में आ जाती है और बच्चे भी टीवी ऑफ कर देते हैं। अरे दादी, दादाजी कहाँ गए? तब तक प्रसाद भी अपने बेडरूम से बाहर निकल आते हैं। जब तक ये सास बहू तैयार होती तब तक मैं एक झपकी लेकर आ गया। अब आराम लग रहा है। बताओ कहाँ जाना है? पिकनिक जा रहे हैं जी। इतना कहकर शारदा बच्चों को साथ में लेकर कार में जाके बैठ जाती है। अनामिका 2 बड़े बड़े डब्बे लेकर कार के पास आती है। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर बिना कुछ बात किए रमेश बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। सास बहू समझ जाती है कि वो बड़े गुस्से में है। किसी को हिम्मत नहीं होती है कि उससे जाके बात भी करे। अब चूंकि वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि सभी लोग गाड़ी में बहुत डरे हुए थे। यही सोच ही रहे थे कि रमेश अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है और तेजी से जाके वो एक पेड़ से टकरा जाता है। सभी लोग अलग अलग दिशा से बाहर जाके गाड़ी से गिरते हैं। गाड़ी से छुटक के अनामिका जाके गिरती है। वहाँ भाव्या रो रही थी। अनामिका आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, देखती है परिवार के सभी लोग बिखरे पड़े हुए हैं। जल्दी से वो भाव्या को गोद में उठा के सासू माँ शारदा के पास जाती है। सासू माँ उठिए, देखिए भावना रो रही है। बार बार बुलाने के बाद भी सासू माँ उठती नहीं है। शारदा की तब तक जान जा चुकी थी। अनामिका को एहसास होता है कि सासू माँ गुजर चुकी है। रोते रोते वो इधर उधर देखती है तो देखती है ससुर जी प्रसाद बिना हिले डुले पड़े हुए हैं। उनके पास भाग के जाती है, देखती है वो भी जीवित नहीं है। फिर वो घूम के देखती है उनके पति रमेश को। तब तक रमेश की भी जान चली गई थी, पर बेटा हरि जिसे सर पे चोट लगी थी पर उसे होश था, उसे देखकर अनामिका को खुशी मिली। फिर जलाओ लकड़ी इकट्ठा करके उन सभी का अंतिम संस्कार करती है अनामिका और सभी को नमन करते हुए कहती है, आप लोग वहाँ नहीं है, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी और मेहनत करके अपना दिन गुजार लूंगी। ऐसा कह के अनामिका अपने बेटे हरि और बेटी भाव्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक गांव में जाती है जहाँ पे मिट्टी का घर था। उस मिट्टी के घर में आश्रय लेती है अनामिका। गरीब बहू के तौर पे जिंदगी शुरू करती है अनामिका। जहाँ भी काम मिलता है कूली का काम करके जो पैसे मिलते हैं उसी से घर का सामान लाके खाना पका के बच्चों को खिलाती है। एक वक्त खाती थी और दूसरे वक्त पानी पी के रहती थी। इसी तरह बड़े कष्टों के साथ जिंदगी गुजर रहे थे। एक रात लैंप की रोशनी में हरि कहता है, माँ हम स्कूल जाना चाहते हैं। कल तक जो विजय हमारे साथ खेलता था वो भी स्कूल जा रहा है। अभी नहीं बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाऊंगी, फिर तुम और तुम्हारी बहन को स्कूल भेजूंगी। अभी तुम लोग जाके सो जाओ। ऐसा कह के बच्चों को जमीन पे चटाई बिछा के सुला देती है। बच्चों को इस हालत में देखकर अनामिका कहती है, पिछले 4 दिनों से कूली का काम भी नहीं मिला। घर पे जो सामान है वो भी खत्म होने को है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो स्कूल जाना चाह रहे हैं। हमें 2 वक्त खाना नहीं मिल रहा है। मैं उन्हें कहाँ से पढ़ाऊं? हे ईश्वर, एक्सीडेंट करवा के आपने सब ले लिया। मुझे और बच्चों को जिंदा क्यों रखा ताकि हम मर मर के जिए? या फिर इस तरह से हमारी आंखों में आंसू देखकर आपको सुख मिल रहा है? हे ईश्वर, ये तो बहुत ही कष्टदायक गरीबी भरी जिंदगी है। इस तरह वो रोती है। बस बच्चों का मुंह देखकर अनामिका गरीबी भरी जिंदगी काटती है। ये एक ऐसी गरीब बहू की कहानी है जो दुर्घटना के कारण सब कुछ खो बैठती है, जिस वजह से इसे गरीबी का दिन देखना पड़ता है।